नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। तो अब जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी वे अयोग्य होते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 24 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक का आयोजन संसद के कांग्रेस संसदीय कार्यालय में किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहीं। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर, जयराम रमेश, दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में नजर आए। राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सजा पर कहा कि बीजेपी मुख्य मुद्दों को दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और उनके लिए हमेशा उनके लिए लड़ी है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा मिलने के बाद संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूएन इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा मिली है और उनकी पार्टी की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालों में जवाब दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या गुटेरेस भारत में लोकतंत्र के बारे में चिंतित हैं, तो प्रवक्ता हक ने कहा था कि मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अवगत हैं। हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। फिलहाल मैं इस मामले में इतना ही कह सकता हूं। इस तरीके का बयान यूएन से सामने आया। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी की सजा के बाद चल रही सियासत की। बता दें कि राहुल गांधी की सजा के बाद कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति से मुलाकात करने की मांग की गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को 9वां दिन रहा और हंगामे के साथ संसद सत्र का 9वां दिन चालू हुआ, जहां राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद ने उनकी माफी की मांग की। तो वहीं बीजेपी की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर भी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिली। इस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हुआ, जहां राहुल गांधी को सजा के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दल विजय चौक की तरफ पैदल मार्च के लिए निकले, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी समय मांगा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। दरअसल मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले को कांग्रेस अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ विपक्षी दलों को साथ लेकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, सारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स के साथ यह बैठक की जाएगी। इस बैठक में इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि लोगों के बीच किस
तरह का प्रदर्शन करना है और आगे के कार्यक्रमों को लेकर किस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस इस फैसले को न केवल कानूनी रूप से चुनौती देगी बल्कि राजनीतिक रूप में से भी इसको मुद्दा उठाएगी। बता दें कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेगी, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह मुद्दा हमारे लोकतंत्र के लिए भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, डराने की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति की एक बड़ी मिसाल है। तो राहुल गांधी पर मानहानि केस के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी पीएम मोदी पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए उन पर मानहानि केस करने का भी दावा किया है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट की सजा सुनाने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दिल्ली में जमकर नारेबाजी की गई। इस मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। इस सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की बात कही है। रेणुका चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी के संसद में भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया। दरअसल यह वीडियो 2018 में संसद सत्र के दौरान का है। तब पीएम मोदी संसद को संबोधित कर रहे थे और तब सभापति ने कांग्रेस सांसद को शांत रहने के लिए कहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभापति, आप रेणुका चौधरी जी को मत रोकिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मौका आज मिला है। अब इस वीडियो को ट्वीट करते हुए रेणुका चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी ने उन्हें संसद में सुपर्णखा कहा लिखकर संबोधित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। देखते हैं कोर्ट इस मामले में कितनी तेजी से काम करता है। रेणुका चौधरी ने एक और ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार से लड़ते हुए माफी मांगने से मना कर दिया है। उन्हें फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में माफी को चुना है। इन्होंने सच के लिए बोलने पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें सलाह दी है और ऐसे वीडियो के सहारे उन्हें कोर्ट न जाने की भी सलाह लगातार यूजर्स उन्हें दे रहे हैं। में बात कर लेते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट की, जिसमें पीएम मोदी ने संबोधन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट में बटन दबाकर भारत की टीबी को खत्म करने के लिए एक प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में 40 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। यहाँ पीएम ने कहा कि टीबी बीमारी के खिलाफ हमारे संकल्प को काशी का एक नई ऊर्जा देगी। जहाँ पीएम मोदी ने टीबी को हराने के लिए 5 टी, ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजी का मंत्र दिया। इस मंच में पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो एक नया रास्ता निकल जाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य में मैं काशी का सांसद भी हूँ। काशी की नगरी की धरा को हजारों साल से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैकल्पिक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है, जहां टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ा दी है। तो वहीं गांधी जी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर गांधी जी को लेप्रोसी के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि जब आप लोग इस अस्पताल को बंद करने के लिए मुझे बुलाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 2001 में जब उन्होंने कहा कि जब मैं 2001 में गुजरात के लोगों की सेवा के अवसर मिला था तो मुझे लगा कि गांधी जी का एक काम अधूरा है। तब लेप्रोसी के खिलाफ हमने अभियान चलाया और 2007 में लेप्रोसी के खिलाफ उस अस्पताल में ताला लग गया, जिसके बाद बीमारी की रेट 23% से कम होकर 1% तक पहुंच गई है।
में बात कर लेते हैं विपक्षी की एकजुटता की, जहां ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी, जहां विपक्षी पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट के दिशा निर्देश तय किए जाएं। वकील अभिषेक मनु संघवी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी और उद्धव की बाला साहेब ठाकरे उन पार्टियों में शामिल हैं जिन्होंने इस याचिका को दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया, जहां विपक्षी दल शीर्ष अदालत के केंद्रीय जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत देने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ मामलों का अक्सर बंद कर दिए जाते हैं या फिर जांच आगे नहीं होती है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। वकील अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हैं। ईडी और सीबीआई 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, तो वहीं हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्र समिति और राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके नेता एक साथ मौजूद होकर सुप्रीम कोर्ट के का दरवाजा इन सभी विपक्षी पार्टियों ने खटखटाया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की, जिसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वारिस पंजाब के चीफ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में पुलिस की जांच में नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को अमृतपाल के गनर से फायरिंग रेंज का एक वीडियो मिला है। इसमें पूर्व फौजी हथियार चलाने की ट्रेनिंग अमृतपाल को देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये फायरिंग रेंज अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में बनाई गई थी। पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि अमृतपाल के साथ रहने वाले फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच अमृतपाल आनंदपुर खालसा फौज का निशान भी सामने आया। बता दें कि पुलिस ने ट्रेनिंग देने के केस में 2 पूर्व सैनिकों 19 सिख बटालियन के रिटायर वजिंदर सिंह और 3rd आर्म्ड पंजाब के तलविंदर सिंह की पहचान की है। पुलिस ने दोनों के आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो वहीं पुलिस जांच के मुताबिक अमृतपाल ने पंजाब आते ही ऐसे विवादित पूर्व सैनिकों को ढूंढना शुरू कर दिया था। उनके पास पहले से ही आर्म्ड लाइसेंस होता है, ऐसे में उनके जरिए ट्रेनिंग दिलवानी आसान रहती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक कि उसका दुबई से पंजाब आने से लेकर नक्शा छुड़वाओ केंद्र खोलने तक का ISI प्लान था। अब भी फरारी में ISI के एजेंट गुपचुप तरीके से उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि पंजाब पुलिस अमृतपाल का पासपोर्ट घर से गायब मिला। पुलिस ने परिवार से इसकी मांग की, लेकिन उन्हें पासपोर्ट होने से इनकार कर दिया। इसे देखते हुए पुलिस ने एयरपोर्ट और लैंडपोर्ट में उसका लुकआउट सर्कुलर का रिमाइंडर भेजा है। तो वहीं पंजाब से भागे अमृतपाल सिंह के लिए अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पहुंचने का भी शक है। पुलिस का अनुमान है कि उनकी अगली कोशिश नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की है, जहां उत्तराखंड में अमृतपाल सिंह, मीडिया एडवाइजर प्रतिपाल सिंह सहित 5 साथियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर भी BSF को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ साथ सभी गुरुद्वारों की चेकिंग भी की जा रही है। में बात कर लेते हैं लंदन में भारतीय दूतावास पर किए गए प्रदर्शन की, जिसके बाद भारत में उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन और देश के झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गृह मंत्रालय के आदेश पर लंदन दूतावास में प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ यूएपीए और पीडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान में जुटी है जो भारत के नागरिक होने के साथ बाहर रह रहे हैं और देश विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लंदन के भारतीय दूतावास पर हुए प्रदर्शन के बाद कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था, जिस पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था। अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है, जहां दिल्ली पुलिस के रडार पर भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने वाले वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और विदेशों में रहकर विदेशी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हिडनबर्ग की, जहां अडानी के बाद हिडनबर्ग ने एक अमेरिकी कंपनी को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी की शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग ने रिसर्च के अडानी ग्रुप के बाद अब ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक के खिलाफ गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी करी। हिडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक अपने कंज्यूमर और सरकार के साथ फ्रॉड कर रही है। हिडनबर्ग ने 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पब्लिक रिपोर्ट की है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान फ्रॉड के कारण ब्लॉक के शेयरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद जैक डॉर्सी और टॉप एग्जीक्यूटिव जेम्स ने कलेक्टिवली $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए के शेयर के स्टॉक बेच दिए। वहीं हिडनबर्ग ने कहा है कि ब्लॉक इंक जिन लोगों की मदद करने का दावा करती है, कंपनी ने सिस्टमैटिक रूप से उन्हीं लोगों को का फायदा पहुंचाया है। ब्लॉक इंक ने अपने यूजर की संख्या में बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है, जहां कंपनी ने एक्टिव यूजर्स का मैट्रिमेट्रिक्स फर्जी अकाउंट से भर दिया है। साथ ही कंपनी ने ऐप पर यूजर्स लाने के लिए किए गए खर्च को भी कम करके बताया गया है। हिडनबर्ग ने कहा है कि उनके ब्लॉक के शेयर में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, यानी कि उसने कंपनी के शेयरों में गिरावट पर दाव लगाया है। तो वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ब्लॉक इंक के शेयरों में तकरीबन 15% की गिरावट देखने को मिली है, जहां शेयरों में गिरावट के कारण डॉर्सी की नेट वर्थ में $52.6 करोड़ यानी कि 4,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जो मई के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि अडानी मुद्दे के बाद अब हिडनबर्ग ने अमेरिकी कंपनी को निशाना बनाया है और इस हिडनबर्ग कंपनी ने उसके गिरते शेयर्स पर अपना पैसा लगाया है, जिसके बाद लगातार अमेरिकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।